So, welcome to the part 2 of Git and GitHub. आई होप आप लोगों ने पहला पार्ट खत्म कर लिया होगा। सो ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का आई विल से एक्सपेंशन है। क्वाइट अ इंटरमीडिएट भी नहीं कहेंगे, बैगनर लेवल का ही एक इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं, क्योंकि गिट और गिटहब अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ है। सो हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। विल बी द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट। इसके बाद चाहे तो आप एक्सटेंशन रीडिंग कर सकते हैं खुद से, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बेसिक चीज़ें कुछ की, उनमें से कुछ पार्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। देन वर्जन सिंटैक्स देखेंगे कि एक वर्जन में का सिंटैक्स जो लिखने का होता है वो कैसा होता है। देन देयर आर सम फ्यू एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। एंड एट लास्ट इज सम चैलेंज। आई होप हर एक हर एक टॉपिक के साथ कोई ना कोई चैलेंज जरूर होना चाहिए, इससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो आई होप आप लोग ये चैलेंज लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो वी विल गो थ्रू दिस ऑल वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने किया था। तो अगर देखें तो मान लीजिए मेरा सिस्टम है, तो अगर सबसे पहले मुझे गिट यूज करना है तो जिन कई तरीकों का मैंने आपको बताया था उनमें से एक तरीका ये था कि हम लोग उस फोल्डर तक जाएं, जैसे गिट डेमो फोल्डर जो हम लोग ने वहां पे बनाया था, और उस पर राइट क्लिक करें। ये इजीएस्ट तरीका जो मुझे लगता है। और यहाँ पे राइट क्लिक में जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें गिट बैश हियर पे क्लिक करें। सो आपका गिट बैश ओपन हो जाता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज ग्रेट। ओके, तो इस समय मैं जहाँ पर हूँ उस लोकेशन को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिख रहा है, बट अगर किसी में नहीं भी दिख रहा है, अगर हम लोग को चेक करना है कि हम लोग कहाँ पे है, तो हम लोग कमांड जो यूज करते हैं वो है wd यानी वर्किंग डायरेक्टरी, यानी हम लोग इसमें यहाँ पे हैं। और अगर हम लोग को चेक करना है कि उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो जो कमांड होता है वो होता है ls कमांड। हम लोग बताता है उसके अंदर के जो फाइल्स होती है, फोल्डर्स होते हैं, उनको लिस्ट करता है। तो इसमें हम लोग के उसमें एक ही फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम ये है। इस फाइल पे भी हम लोग अभी आएंगे, और अगर जीयूआई में देखें तो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। ओके, वो रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग को एक गिट फोल्डर को हमने देखा था, हमने गिट फोल्डर बनाया था, उसमें फाइल्स डाली थी, उनको कमिट किया था, फिर उनको अपनी रिमोट रिपोजिटरी में पुश किया। तो वन बाय वन हम लोग एक एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक गिट फोल्डर बनाते हैं, जिसके लिए हम कमांड यूज करे थे गिट इनिट। ठीक है, हम लोग फोल्डर बनाना है, उसका नाम इसके बाद डालेंगे, जो कि है लेट्स से इस फोल्डर का नाम गिटहब, लेट्स से गिटहब रेपो। ओके, गिटहब लिख के छोड़ देते हैं गिटहब। तो इससे एक हम लोग की रेपोजिटरी बन जाएगी, बट इस समय हम लोग उस रेपोजिटरी में है नहीं, अभी भी हम लोग उस डी गिटहब में है, गिट डेमो में है। तो हम लोग को सबसे पहले उस रेपोजिटरी में जाना पड़ेगा, और एक रेपोजिटरी से दूसरे रेपोजिटरी जाने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, वो है cd। तो cd सॉरी, और हम लोग फिर टैब का यूज करेंगे उसको ऑटो कंप्लीट करने के लिए, चूंकि यहाँ पे गिट नाम से ऑलरेडी एक फाइल भी पड़ी हुई थी गिट, एंड अगर आपको दिखेगा तो ये, तो इसीलिए जब मैंने टैब करा तो उसने सिर्फ गिट तक कंप्लीट किया। उसके बाद उसने आपसे मांगा कि अच्छा ठीक है ए आएगा, तो फिर ये वाली फाइल कंप्लीट करी थी, और एच ये। तो मैंने क्या किया, गिट तक उसने कंप्लीट किया, एच के फिर से टैब दबाया तो उसने वो फोल्डर ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो हम इस फोल्डर में जाएंगे। अब हम लोग दिख रहा है यहाँ पे मास्टर लिख के आ गया है, जो कि ब्रांच है, और ब्रांच के बारे में अगर आप लोग बता दें तो हम लोग आज ब्रांच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर भी आते हैं तो मास्टर ब्रांच यानी एक गिट रिपोजिटरी है। तो अभी स्टेटस चेक करें तो वैसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसके अंदर कुछ डेटा डालेंगे, और वो डेटा इस बार मेरे पास पहले से बना हुआ है जो कि आपके यूज भी आएगा। वो ये फाइल है। क्या ये फाइल, ओपन करके देखते हैं। सो ओके, तो ये फाइल जो है ये काइंड ऑफ नोट, ठीक है, आपके लिए नोट्स की तरह वर्क करेगी, जो
की मैंने बनाया है, जिसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ओके, कुछ इंट्रोडक्शन है और कुछ कमांड्स और उनकी मीनिंग है। तो आप लोग इसके थ्रू करिएगा। गिटहब में भी इसमें हम लोग मैंने लिखा है क्या क्या टॉपिक्स हम लोग सब टॉपिक्स कवर करें, और कुछ एडिशनल रीडिंग भी लिखी है जो फोर्स आपके काम आएगी अगर आप लोग को और देखना है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, जनरेटिंग इश्यूज, ये अगर आप फर्दर रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस फाइल को अपने उस फोल्डर में हम लोग डालते हैं। तो ये रही मेरी फाइल, हमने कॉपी किया यहाँ से, और ये मेरा रिपोजिटरी है या गिट फोल्डर, यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस करें, गिट ने उसको ट्रैक करा होगा, तो हम लोग गिट स्टेटस देखे एरो की आप यूज करके, तो यस गिट ने उसको ट्रैक किया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले कोई चीज आती है अनट्रैक्ड फाइल तो उसको हम लोग ट्रैक करते हैं गिट हेड कमांड से। यहाँ हम लोग -a यूज कर सकते हैं सारी फाइल्स के लिए, वैसे तो अकेली है, या हम लोग उसका नाम दे सकते हैं जो कि ये है। एंटर करेंगे तो ये फाइल ऐड हो जाएगी। अगर देखना चाहे वीडियो स्टेटस देखेंगे तो यह फाइल ट्रैक हो रही है। अब ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो ऐड किया है उसको हम लोग नाम देते थे गिट कमिट से -m, ओके। तो इसके अंदर मैसेज डालेंगे, जैसे इनिशियल कमिट और नॉट इनिशियल कमिट एडेड गिट नोट्स, ओके। तो ये मैसेज उसके साथ हमने दे दिया है। अब मेरे पास कोई गिट स्टेटस में कोई पेंडिंग स्टेटस होगा नहीं, तो नेक्स्ट वर्क ये रहेगा, इसको अपनी रिमोट रिपोजिटरी में डालना होगा। तो सबसे पहले एक रिमोट रिपोजिटरी में डालने से पहले उस रिमोट रिपोजिटरी का होना जरूरी है, तो वो हम लोग बनाएंगे गिटहब के थ्रू। तो मेरे पास इस समय जो कोडिंग क्लब है उसका गिटहब अकाउंट ओपन है इकरा DCS नाम से। इसका लिंक आप लोग को देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कोड्स रिलेटेड होंगे वो सारे यहीं पे अपलोड होंगे, आप लोग इसको कभी भी देख सकते हैं। ये जो फाइल है ये नोट्स की, ये भी यहीं अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले हम लोग को अगर एक रेपोजिटरी बनानी है तो राइट साइड में यहाँ पे एक न्यू का बटन दिखता है रेपोजिटरी के बगल में, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम जो कि हम डालते हैं गिट एंड गिटहब, ओके, ठीक है। डिस्क्रिप्शनल और ऑप्शनल अभी रहने देते हैं और डायरेक्ट हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम लोग के पास फिर से वही कमांड्स वगैरह खुल के आगे। करने वाली बात है यहाँ पे एक सेटअप इन डेस्कटॉप, ये गिटहब का ही एक एप्लीकेशन है जो कि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपके लिए। काइंड ऑफ अगर वेब एप्लीकेशन ना हो, आप लोग कमिट्स करना हो या सिंक में लाने हो चीज़ें, तो उसका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसको आप बहुत आराम से इंस्टॉल करके इसका GUI बहुत आराम से समझ सकते हैं अगर आप लोग को इसका वेब एप्लीकेशन समझ में आता है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, अच्छा इस समय आपको दो चीज़ बता दें कि यहाँ पे दो टाइप के कमांड है, एक कमांड ये है और एक ये है। तो हम लोग हर बार इसको ही क्यों ले रहे हैं, वैसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिखा है और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। तो यहाँ पे अगर देखिए 1 by 1 तो इसने सारे कमांड एक एक करके दिए। हम लोग इसमें गिट इनिट है, यानी वो पहले फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर एक readme.md बहुत ही फेमस फॉर्मेट है गिटहब में, इट्स कॉल्ड मार्कडाउन। इसके बारे में भी आप एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं। मार्कडाउन जो है वो एक बहुत ही लाइट वेट फॉर्मेट होता है जनरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये काइंड ऑफ सिंटैक्स टाइप की चीज यूज करता है, चीजों को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इटैलिक, बोल्ड, इमेजेस ऐड करने के लिए। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो रीडमी लिखी जाती है वो जनरली मार्कडाउन फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे वो सारे कमांड्स खुद से रन कर लेगा, एक फोल्डर बना लेगा, इनिट कर लेगा, उसके बाद क्या कहते हैं उसमें रीडमी फाइल बना लेगा, यहाँ पे कमिट भी सेम। तो जो हम लोग ने वहाँ पे मैनुअली किया था वहाँ सारी ये कमांड्स अपने आप वो उसने पहले से बना रखे हैं। तो चूंकि हम लोग ने पहले रिपोजिटरी बना चुके, अपनी फाइल ऐड कर चुके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन लास्ट आखिरी के दो कमांड्स को ही ले रहे हैं। चाहे आप ये दो कमांड्स ले लें, चाहे यहाँ से दोनों सेम ही है, या आप दूसरी रिपोजिटरी से भी कोड इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ये दोनों कमांड्स करेंगे। अब एक बार फिर से ये कमांड जो होता है हमारा रिमोट रिपोजिटरी का एड्रेस देने के लिए होता है, क्रिएट रिमोट ऐड करने के लिए, और उसके बाद ये कमांड हमारा होता है उस डेटा को पुश करने के लिए। दोनों कमांड मैंने एक साथ कॉपी करे हैं और Shift+Insert दबा के दोनों कमांड एक साथ रन कर दूंगा। Shift+Insert दबाया, पहला कमांड लिख के अपने आप रन हो गया। सेकेंड कमांड के लिए एंटर करना पड़ेगा।
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन आपके रिमोट रिपोजिटरी तक जाएगी। तो ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ चेंजेस वो आगे होंगे, रिफ्रेश करते हैं तो यस, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर यहाँ पे देखना चाहें, आई थिंक पीडीएफ फाइल्स देखना शायद दिखती है कि नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया, बट ऑफ कोर्स ये डाउनलोड हो सकती है। ओके, तो ये दिख जाएगी यहाँ पे। आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड या क्लोन करने का जो तरीका यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे टॉपिक में। क्लोनिंग है आई थिंक, यस, क्लोनिंग और रेपो, तो ये लोग भी, ये चीज भी हम लोग कवर करेंगे, कैसे हम लोग रेपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम में क्लोन करते हैं। ऑफकोर्स आप अगर आप कई उसमें काम कर रहे हैं, कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, तो आप चाहेंगे कि वो सिंक में रहे, तो सिंक को लाने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी जो कॉपी है वो सिस्टम में जाए, इसीलिए हम लोग क्लोनिंग करते हैं, तो वो भी कवर होगा। ओके, आई गेस जितना हम लोगों ने किया था उसमें कई सारी चीजें की थी, अगर सारी चीजें एक बार फिर से करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इतना रिवीजन काफी है बेसिक सा, तो आई गेस रिवीजन जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट मानते हैं। देन कम्स वर्जन सिंटैक्स। ओके, वर्जन सिंटैक्स क्या होता है? सो ओके, I will open a new notepad और वर्जन कुछ ऐसा होता है, अगर आप जनरली देखें तो आपको जो वर्जन मिलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, वो कुछ इस फॉर्मेट मिलते हैं, वर्जन 1.2. लेट्स से 7. ओके सॉरी, ये 27, नॉट दैट वन। ओके, सो 1.2.7 एक लेमन के फॉर्म में, लेट्स से ये कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन था, इसका वर्जन था। यहाँ पे आपको देखिए कि ये 3 पार्ट्स है इसके। सबसे पहला ये वी तो नहीं दिखेगा, वी तो हम जनरली वर्जन के लिए बोल देते हैं। देन आपको ये इसमें 3 पार्ट दिखेगा, पहला ये पार्ट दिखेगा, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों पार्ट 2 डॉट से कनेक्टेड है। तो असल में ये तीनों पार्ट ऐसे जस्ट रैंडम नंबर नहीं है, सीक्वेंशियल नंबर नहीं होते, ये तीनों पार्ट एक एक चीज को दिखाते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि यूज करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो होता क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन में कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं, सो उसके नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो एक वर्जन नंबर ये इंपॉर्टेंस प्ले करता है कि वो चेंज कितना बड़ा आया है, यानी जो नया वर्जन एप्लीकेशन के आया है और जो पिछला था उनके बीच में जो चेंज है वो कितना बड़ा है और कितना जरूरी है। तो सबसे लास्ट पार्ट होता है ये थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग पैच वर्जन। ओके, पैच वर्जन। ओके, थर्ड पार्ट जो है वो पैच वर्जन होते हैं, जहाँ वैल्यू 7 है। ओके, जैसे यहाँ पे 1 जो है ट्रू है। ओके, तो 7 वैल्यू है वो एक पैच वर्जन है। पैच वर्जन बहुत ही छोटे वर्जन होते हैं, यानी आपने कोई एप्लीकेशन जैसे इसमें था, लेट्स से उस समय करेंटली 1.2.6 इससे पहले होगा 1.2.6 वर्जन चल रहा था, वहां पे क्या हुआ, कुछ बग्स आ गए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और बग से उनको सही करा गया। तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनको जब रिपब्लिश किया गया तो बताना पड़ेगा कुछ बग्स फिक्स करे गए हैं, तो वहां पे उसका एक वर्जन हम लोग इंक्रीज कर देंगे। और क्योंकि पैच वर्जन इंक्रीज होगा तो हमको पता है कि 6 से 7 हुआ है, यानी इसमें बग फिक्सेस वगैरह हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम थी उनको फिक्स किया गया है, तो इसे पैच वर्जन कहते हैं। इसके बाद जो आपका सेकेंड आता है ये 2, ये होता है आपका माइनर वर्जन। माइनर वर्जन, ओके, सब थियोरेटिकल पार्ट है, नाम याद करना जरूरी नहीं है, मेन उसका से मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है। कि अगर आपने देखा कि ओके ठीक है, आप कोई लाइब्रेरी किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे थे, जैसे अभी तक जो टेंसरफ्लो में, जो कि मैं यूज करता हूँ, टेंसरफ्लो में 1 समथिंग ऐसे करके बहुत सारे, ओके ये चल रहा था, लेकिन अभी लेटेस्टली टेंसरफ्लो में 2 आ गया है। तो अगर आप पुराने कोई प्रोग्राम जो टेंसरफ्लो का यूज कर रहे होंगे उनको रन करेंगे, तो कई बार उसमें वार्निंग दिखाता है कि अब आपको टेंसरफ्लो 2 के हिसाब से कई फंक्शंस के नाम बदले हैं, ठीक है, सेम वही वर्किंग फंक्शन थी, उनके सिंटैक्स बदले हैं या जो कहते हैं उसकी नाम ही बदल गया फंक्शन का, तो आपको उसके साथ चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके जो प्रोग्राम रहे वो फ्यूचर जो आपके एप्लीकेशन उसके साथ कंपैटिबल रहे। वो जो 2 लिखा है उसका मतलब ये है 2 से 2.0.0 आया होगा। ये जो चेंज आया है ये क्यों इतना बड़ा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उस देखने के लिए आपको वर्जन
के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का मतलब पता होता है। यानी अगर पैच वर्जन कभी भी अपडेट होता है तो उतनी डरने की बात नहीं होती है, या मतलब उतनी गौर करने की बात नहीं होती कि कुछ फंक्शंस के बग्स फिक्स करे गए होते हैं। आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में आराम से जाके देख सकते हैं कि आपके मतलब का है कि नहीं। नेक्स्ट माइनर वर्जन। माइनर वर्जन में क्या होता है, कुछ नए फीचर्स ऐड करे गए होते हैं, जैसे कि जैसे व्हाट्सएप मान लेते हैं। व्हाट्सएप के मान लीजिए मेरा खुद का चैट एप्लीकेशन है, ठीक है, मैंने चैट एप्लीकेशन बनाया था, उस समय उसका करंट वर्जन ये था, ठीक है, जैसे ये था, ओके, करंट वर्जन ये था। तो मैंने उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए। जैसे उस समय स्टार्टिंग में जब ये फीचर्स था तो उसमें स्टेटस वाला फीचर नहीं था, या 24 आवर्स वाला स्टेटस वाला फीचर नहीं था, मैंने उसको ऐड कर दिए। और थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर लिए, थीम का फीचर ऐड कर लिया, डार्क मोड का फीचर ऐड कर लिया। तो ऑफकोर्स ये पुराने बग्स तो फिक्स हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं, तो वहां पे उसका माइनर वर्जन जो होता है वो अपडेट होता है, देन 1 बन के आपका बन जाएगा 2। ओके, ये होती है जब माइनर फीचर अपडेट होता है, तो नए उसमें फीचर्स ऐड होते हैं माइनर वर्जन जब चेंज होता है। तो जब भी आप देखेंगे कि व्हाट्सएप, इंस्टा या किसी में भी कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, ऑफकोर्स उसका माइनर वर्जन चेंज होगा। उसके बाद आता है आपका जो वन वैल्यू लिखी है, ये होता है मेजर वर्जन। तो ये वो वर्जन होता है जो सबसे ज्यादा चेंजेस होल्ड करे रहता है। इसमें उसका पूरा आर्किटेक्चर कह सकते हैं बदल सकता है, बहुत ज्यादा वर्किंग, काफी कुछ जिस पे आपको ध्यान देना होता है अगर आप एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। यहीं पे यहीं पे जब आपका जैसे कहते हैं विंडोज का 7 के बाद विंडोज 8 आती है, तो असल में विंडोज 7 होता है, तो 7.0.0 स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद इसमें चेंजेस होंगे 2, 3, 5 ऐसे करके होते रहेंगे, 1 यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे। तो वो काफी कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे विंडोज 8.1 आई थी तो ऑफकोर्स वो 8.1 थी, बट उसके आगे डॉट 6 था, तो यानी जो 8 के बाद 8.1 आई उसमें नए फीचर्स ऐड करे गए थे। तो वही है कि जब विंडोज 7 थी जब बहुत सारे, ऑफकोर्स लगेंगे विंडोज 7 विंडोज 8 में बहुत डिफरेंस है, तो जब बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर ही ये चेंज कर देगा, तो यूआई वगैरह काफी कुछ चेंजेस करेंगे, तब वहां पे मेजर वर्जन हुआ चेंज हुआ और विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आई। जब विंडोज 8 में कुछ फीचर्स ऐड करे गए, यानी माइनर वर्जन में चेंजेस करे, तो 8.1 आई। और जब कहते हैं कुछ समय बाद में और भी उसका आर्किटेक्चर बदल गया, तो विंडोज 10 आई, यानी 10.0.0 आई। उसके बाद उसमें भी फिक्सेस हो रहे हैं। अगर आप करेक्ट वर्जन देखेंगे तो इसमें काफी आपको वैल्यू में अपडेटेड मिलेगा, बट मेजर वर्जन विंडोज 10 है। जब यहाँ पे काफी सारे फीचर्स ऐड होंगे, चेंज होंगे, इसका जब पूरा उसका आर्किटेक्चर बदल जाएगा, तो विंडोज 11 या जो भी सीक्वेंस में जो नाम हो वो आएगा। तो ये होता है कुछ वर्जन का सिंटैक्स। वर्जन कुछ इस तरह दिखता है। तो सबसे पहला पार्ट मेजर वर्जन, नेक्स्ट माइनर वर्जन, देन पैच वर्जन। आई गेस वर्जन कवर हो गया, वर्जन सिंटैक्स। देन हम लोग के पास अगला जो टॉपिक है वो है डॉट गेट इग्नोर का। ओके, सो डॉट गेट इग्नोर किस लिए होता है, इसके लिए हम लोग रेपोजिटरी में वर्क करते हैं। जैसे वर्किंग बता दें पर डॉट गेट इग्नोर की, तो क्या होता है, कभी कभी आप जिस प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, अगेन पेंट फिर से, ऑफ कोर्स मेरी ड्राइंग अभी भी उतनी सुधरी नहीं है, बट स्टिल लेट्स पेंट। सो ओके, क्योंकि अरे यार हमेशा है पेंट के साथ ऐसे क्यों होता है। ओके, सो जैसे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट था। ओके, अब इसमें अरे यार ठीक है, हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग वर्क कर रहे थे, तो इसमें कई सारे, चूंकि हम लोग जब वर्क करते हैं कुछ एडिशनल फाइल्स रखते हैं खुद के पास, या अपने समझने के लिए कई सारी चीजें उसमें डालते हैं, बट हम नहीं चाहते कि गिट उसको ट्रैक करे। तो ऐसे में ऐसा एक कोई मेथड हम लोग के पास होना चाहिए जिससे हम लोग गिट को ये बता सके कि इसको ट्रैक नहीं करना है। ऑफ कोर्स हम चाहे तो उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, बट फिर हम लोग के पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि अगर हम ढेर सारी फाइल ऐड करी और फिर हम लोग गिट स्टेटस देखेंगे, तो जैसे हमने 1000 फाइल्स ऐड करी, सपोर्टिंग फाइल्स, और उसका गिट स्टेटस देखा, तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गिट स्टेटस दिखेगा अपनी विंडो में। हम लोग चाहे तो इनको ऐड करें ना करें वो हम लोग ऑप्शन है, बट जब 1000 गिट स्टेटस होंगे और उसके बीच में अपने कुछ फाइल का स्टेटस होगा, तो ऑफकोर्स उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। और गिट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द एप्लीकेशन। गिट ने क्या करा,
उसने हम लोग को एक फैसिलिटी दे रखी है कि आप एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे हम लोग के पास दो फोल्डर है, एक हम लोग के पास गिट नाम का फोल्डर है, जो आप लोग को बताया था, जो हिडन रहता है, दिखता नहीं, जो डॉट गिट नाम का फोल्डर। ओके, क्या करता है गिट, आपको बताया डॉट गिट के अंदर वो सारी फाइलें हैं जो कि गिट ट्रैक करता है। तो उसी बेसिस से गिट ने एक और कहा है, ऑप्शन दिया है कि आप एक और फाइल बना लीजिए डॉट गिट इग्नोर की नाम से, और इसके अंदर वो सारी चीजें रखिए, ठीक है, वो सारी फाइलें आप रख सकते हैं जिनको आप ट्रैक नहीं करना चाहते। अरे यार, पता ना, चलो ठीक है। डॉट गिट सॉरी डॉट गिट इग्नोर नाम से आप वो सारी फाइलें बना लीजिए, तो सर एक फाइल बना लीजिए, उसके अंदर वो सारी फाइलों के नाम आप दे दीजिए जिनको आप ट्रैक नहीं करना चाहिए। तो हम लोग डॉट गिट के अंदर जो फाइल्स होती हैं, फोल्डर होते हैं, वो सारी चीजें को इन्फॉर्मेशन रखती है जिनको ट्रैक करना है, और डॉट गिट इग्नोर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो गिट को नहीं ट्रैक करना है। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है, और वो डेटा सेट, ओके, मेरे पास एक यहाँ पे डेटा सेट है, ये मेरे पास डेटा सेट था। प्रॉब्लम ये थी कि डेटा सेट मैं तो यूज कर रहा था, लेकिन ये डेटा सेट बहुत बड़ा था, अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करता, और ये डेटा सेट था 100, ऐसे 100 GB, ओके, लेट से 100 GB का डेटा था। अब क्या करना है कि ये डेटा अपडेट होता रहता है, ठीक है, ये डेटा जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि जब भी इसमें चेंजेस हो, इस डेटा सेट में कुछ ऐड करे, रिमूव करे, या इस डेटा सेट को चेंज करके और कोई डेटा सेट, इसी डेटा सेट से और कोई सबसेट बनाए, तो वो ट्रैक करे गिट, बल्कि हम इसको कहीं इसका लिंक दे सकते हैं उस फाइल के अंदर कि आपको अगर ये फाइल को या इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो इससे रिलेटेड डेटा सेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो उसको क्लोन करेगा, जिसको डेटा सेट की जरूरत नहीं है, उसको अननेसेसरी वो 100 GB का डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डॉट गेट इग्नोर जो था वहां पर हमने उसकी फाइल के अंदर इस फाइल का नाम दे दिया, इसका नाम हमने यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर के अंदर इसका नाम दे दिया। अब क्या होगा, भले इसमें जो चेंजेस करे इस गिट डेटा सेट के अंदर, यहाँ पे जो चेंजेस को ऐड करे, रिमूव करे, इसमें जो भी चेंज करे, गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स जब हम लोग इसको अपनी रिमोट रिपोजिटरी में पुश करेंगे तो ये पुश भी नहीं होगा, यानी ये हमारे लोकल सिस्टम में तो रहेगा, बट ये रिमोट रिपोजिटरी में नहीं रहेगा। तो जो पर्सन से थर्ड पर्सन है, ओके, यहाँ पे थर्ड पर्सन है जो कि इस फाइल को या इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में कॉपी करता है, तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी फाइल्स आएंगी, बट ये डेटा सेट नहीं है। क्यों, ये डेटा सेट तो यहाँ पे है ही नहीं। सो ये, और अगर उसको उसकी जरूरत पड़ी बाई चांस कि मुझे इस डेटा सेट की जरूरत है, तो उसका लिंक हम लोग उसको दे सकते हैं कि यहाँ जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है, सेम डेटा सेट आपको मिल जाएगा। तो अननेसेसरी किसी को अननेसेसरी फाइल ट्रैक ना करनी पड़े, इसके लिए हम लोग डॉट गेट इग्नोर का यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके, लेट्स से यही फाइल है, ओके। तो सबसे पहले डॉट गेट इग्नोर फाइल, तो उसको ऐड करने के लिए मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ, और इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आई विल टेल यू लेटर। सो डॉट गेट इग्नोर फाइल ऐड करने के लिए मैं एक पहले फाइल बनाऊंगा, वेट अ सेकेंड, रजिस्टर्ड इन रिलीज नोट, ओके। सो इसको मैं सेव करता हूँ डॉट गेट इग्नोर नाम से। यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि डॉट गेट इग्नोर जो है वो अपने आप में एक एक्सटेंशन की तरह है। सो उसके नाम के आगे कोई एक्सटेंशन ना लगे, यानी अगर मैं इसको अभी इन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव कर दूंगा, सेव एज अ टाइप इन टेक्स्ट, तो डॉट गेट इग्नोर डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव होगा, जबकि इसका नाम सिर्फ डॉट गेट इग्नोर रहना चाहिए, कोई भी एक्सटेंशन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाके इसका ध्यान रखना कि ऑल फाइल्स रहे, ये अपने आप में ही एक एक्सटेंशन है, ओके। सो यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई है। ग्रिड ने ये ट्रैक करा कि मैंने डॉट गेट इग्नोर नाम से एक फाइल बनाई है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये काम हो चुका है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी इट वाज शेयर यूज करते हैं, ओके, इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गेट स्टेटस देखते हैं,
तो यस, डॉट गेट इग्नोर नाम से एक फाइल जो है वो ऐड हुई है। ओके, तो ये नहीं करना था, ये काम पहले से हो चुका है। आई विल डिलीट दिस। ओके, अगर आप स्टेटस ठीक, हाँ ठीक है। ओके, डॉट गेट इग्नोर नाम से फाइल एक ऐड हुई है। सबसे पहले इसको हम लोग नाम ऐड कर लेते हैं, इसमें इसको कमिट कर देते हैं। सपोज गिट ये ट्रैक करेगा कि आपने डॉट गेट इग्नोर नाम से फाइल बनाई, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसको वो ट्रैक नहीं करेगा, वो भी हम लोग देखते हैं। तो गिट कमिट जैसे डॉट गेट इग्नोर्ड फाइल एडेड, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, अब इसको हम लोग कमिट कर देते हैं। ठीक है, डॉट गेट इग्नोर फाइल ऐड हो गई है। अभी हम लोग के पास अगर ध्यान दे तो कोई भी चीज नहीं है कमिट करने के लिए, तो क्लियर करते हैं। अब क्या करते हैं, इस फाइल में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस चीज को हमको ट्रैक नहीं करना है। लेट्स से एक सर्टेन फॉर्मेट है हम लोग के पास इमेजेस का, जिसको हम लोग बोलते हैं जेपीजी फॉर्मेट। ओके, तो उनका इस नाम की फाइल सेव होते हैं डॉट जेपीजी नाम से, डॉट जेपीईजी नाम से सेव होती हैं, पीएनजी नाम से फाइल होती हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि डॉट जेपीजी नाम से जो फाइल हो वो ट्रैक ना हो, इसके लिए मैं इस फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन डॉट गेट इग्नोर फाइल मेरी ओपन है। लेफ्ट बार जो हो गया इसको या एक्स्ट्रा टैब से इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने फाइल की इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले लेट्स से जेपीजी फॉर्मेट को इग्नोर करना चाहता हूँ, डॉट जेपीजी नाम से जितनी फाइलें हो वो इग्नोर हो जाएं, या जितना ऐड करूँ या डिलीट करूँ। सो मैंने डॉट जेपीजी लिखा है और उसके सबसे पहले डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली जो ये स्टार है ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो कि दिखाता है जीरो और मोर रिपीटिशन, यानी ये बता रहा है कि डॉट जेपीजी नाम से एक्सटेंशन की जितनी फाइलें हो उनके नाम के पहले चाहे डॉट जेपीजी से पहले क्या जो भी नाम लिखा हो वो सारी फाइलें इग्नोर करनी है। तो हम लोग देखेंगे, इस फाइल को मैंने यहाँ सेव कर रखा है। अगर देखेंगे गिट स्टेटस तो मॉडिफाई की इस फाइल को चाहे तो यहाँ पे कमिट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। ठीक है, हमने इस फाइल को फोर्स मॉडिफाई किया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मेन पर्पज हम लोग वो देख लेते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ। तो मेरे सिस्टम में मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरी फोटो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरी फोटो पड़ी हुई है। हाँ, काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, इसको मैं हर जगह यूज़ करता हूँ, इसलिए बहुत मुश्किल से अच्छी फ़ोटो मिलती है। सो जो इस फ़ोटो का टाइप है वो जेपीजी फाइल है। ठीक है, डॉट जेपीजी फाइल से एक्सटेंशन सेव हुआ है इस इमेज का। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो मेरी फाइल की लोकेशन है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। गिट में जो भी आप ऐड करें डिलीट करें उसकी चीज़ें ट्रैक होती है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करी है तो इसको गिट को ट्रैक करना चाहिए, बट ये भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों ने साथ में ऐड करा है कि डॉट जेपीजी नाम से जितनी फाइलें होंगी वो गिट ट्रैक नहीं करेगा। तो देखने लायक है कि क्या गिट इसको ट्रैक करता है कि नहीं करता है कि मैंने एक फोटो यहाँ पे ऐड करी है। तो उसके लिए गिट में स्टेटस डालते हैं और ऑफकोर्स गिट ने उसको ट्रैक नहीं किया। यहाँ पे भी वही पुराना दे रहा है कि डॉट गिट इग्नोर को हम लोग ने मॉडिफाई किया। यहाँ ये नहीं दिया है कि देयर इज वन मोर अनट्रैक्ड फाइल प्रोफाइल नाम से। सो गिट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो ट्रैक नहीं करता डॉट गिट इग्नोर के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम लोग भले ही मॉडिफाई जैसे अभी नहीं इसको कमिट करते हैं। यहाँ पे एक काम ये पर्टिकुलरली एक ढेर सारे एक्सटेंशन को जैसे जेपीजी नाम से पर्टिकुलरली जितनी फाइल्स होंगी उनको ट्रैक नहीं कर। बट अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलरली फाइल ना ट्रैक हो तो उसके लिए लेट्स से कौन सी फाइल देखते हैं, मेरे सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है। ओके, हम लोग बैक आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। लेट्स से इन लोगों का काफी कुछ पड़ा हुआ है। ओके ओके, देखते हैं तो क्या है। मेरे पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अब कोडिंग क्लब का ये पिछला लेक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है। अब लेट्स से कि ये मैं अपने लोकल सिस्टम में ये रखना चाहता हूँ। ये 167 MB का है, अपने लोकल सिस्टम में रखना चाहता हूँ, बट इसको रिमोट रिपोजिटरी में नहीं रखना चाहता। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं डॉट MP4 नाम से इस फाइल को जिसका एक्सटेंशन है वो इग्नोर कर सकता हूँ, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके नाम को कॉपी कर लूँ। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर मेरे पास कई वीडियोस और स्पेशली ये वीडियो को मुझे इग्नोर करवाना है तो वहां पे इसका काम आएगा। तो सबसे पहले ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी जो इसके नाम था
उसका ये रख दिया फाइल का .mp4 आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा, इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर उस वीडियो को यहाँ से क्या, होल्ड ऑन सेकेंड, यस, अब वो जो वीडियो था मेरा यहाँ पे डॉक्स में, ओके, कोडिंग क्लब लेक्चर्स, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पेस्ट करता हूँ, सपोज गिट ने इसको ट्रैक करा है कि नहीं किया, गिट स्टेटस देखते हैं, और गिट ने इसको ट्रैक नहीं किया इस चीज को भी। बट मैं अगर कोई और mp4 फाइल ऐड करता हूँ तो गिट इसको ट्रैक करेगा। तो पर्टिकुलरली अगर आपको एक फाइल को, अगर एक पर्टिकुलर नाम से फाइल को अगर आप नहीं चाहते ट्रैक करना, तो वहां पे भी आप उस फाइल का पूरा नाम एक्सटेंशन के साथ दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली उस फाइल को नहीं ऐड करेगा, यानी अगर मेरे पास कई जेपीजी फाइल है और मैं पर्टिकुलरली एक फाइल को नहीं ट्रैक करना चाहता और कुछ करना चाहता हूँ, तो वहां पे उस फाइल का नाम दे सकता है। पर्टिकुलरली अगर एक फोल्डर को नहीं करना चाहते, जैसे मेरा फोल्डर थे ट्रैश नाम से, मैंने एक फोल्डर बना दिया, ट्रैश फाइल बनेगी, तो वहां पे क्या काम करेंगे, वहां पे फोल्डर का नाम लिख के और स्लैश देंगे। ये जो फॉर्मेट है ये एक फोल्डर की तरह करेगा, इस फोल्डर के अंदर का कोई भी डेटा आपका गिट ट्रैक नहीं करेगा। गिट ऑफकोर्स फोल्डर्स नहीं ट्रैक करता, फाइल्स ट्रैक करता है। तो अगर मैं इस नाम से ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ ट्रैश नाम से, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, कोई फाइल डालता हूँ, लेट्स से इस फाइल की कॉपी यहाँ डालता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि पीडीएफ फाइल तो ट्रैक हो रही है और मैंने एक और फाइल डाली है ट्रैश के अंदर, तो गिट को इसको ट्रैक करना चाहिए था। बट अगर देखो तो मैंने गिट को बता के रखा है कि ट्रैश नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर, उसके अंदर की जितनी फाइलें चाहे किस फॉर्मेट की हो, डजेंट मैटर, वो इसमें mp4 जेपीजी हो, इनमें मेंशन हो कि नहीं, उसको ट्रैक नहीं करना है। तो वहां पे ये फोल्डर्स के लिए फॉर्मेट, ये फाइल के लिए फॉर्मेट, और ये पर्टिकुलरली एक टाइप की एक्सटेंशन के लिए फॉर्मेट। अब यहाँ पर फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं प्लान में नहीं था, यहाँ पे साइड में मेरे पास एक फाइल है जहाँ पे आपको बता दें डॉट गिट इग्नोर का यूज कहाँ होता है। तो ये होता है कि जब भी आप वेब डेवलपमेंट में वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक फोल्डर बनता है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का, ये फोल्डर अगर आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये पर्टिकुलर फोल्डर है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स थी, उन फाइल्स के अंदर सब फाइल्स होती हैं। तो क्या होता है कि ये चीज आप बहुत आराम से डाउनलोड हो सकती है एक सिंगल कमांड से, बट इसको अगर पुश करें तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत ढेर सारी फाइल होती है। तो मैंने क्या किया, आपने डॉट गिट इग्नोर नाम से जो फोल्डर था वहां पे इसका लोकेशन देख रखा है कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का पहले बताया। तो जब भी मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, ये पुश करता हूँ, तो ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स जो नाम से फोल्डर है ये वहां पे रिमोट रिपोजिटरी में पुश नहीं होता, जिससे मेरा काम बहुत ही तेज हो जाता है। क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि ये जो भी अपने लोकल सिस्टम में डालेगा मेरा एप्लीकेशन, वो वहां पे अपने आप ये फाइल्स चाहे तो इंस्टॉल कर सकता है एक सिंगल कमांड से। तो मैं नहीं चाहूंगा कि थाउजेंड्स और थाउजेंड्स फाइल यहाँ से वहां तक जाए, जो कि बहुत टाइम लेती हूँ। सो डॉट गिट इग्नोर आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फाइल, एक पर्टिकुलर फोल्डर को ट्रैक ना करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, तो इस समय हम लोग का स्टेटस ये रहा। सपोज जब मैं इसको पुश करूंगा यहाँ से, तो ये चीजें नहीं पुश होंगी जो कि मैंने अनट्रैक करके, और ये फोल्डर ट्रैश डॉट गिट इग्नोर पुश होगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हम लोगों ने मॉडिफाई किया है इसको ऐड करते हैं। तो मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से डॉट जेपीजी एंड व्हाट है डॉट जेपीजी एंड मोर फाइल एडेड। ओके, ठीक, इस डॉट गिट इग्नोर में हमने जेपीजी और कुछ फाइल्स ऐड करी। अब इसको पुश करके देखते हैं। तो कुछ मैं पुश करूंगा, 167 MB पुश करने में टाइम लगता है, लेकिन चूंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है तो ये मेरा जो रिमोट रिपोजिटरी में पुश है वो जल्दी हो जाएगा। रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते हैं। तो यस, पीडीएफ है, डॉट गिट इग्नोर फाइल ऐड हुई है, बट जो मैंने mp4 यहाँ पे रखा था ये यहाँ पे मेरे लोकल सिस्टम में है, ट्रैश है, और प्रोफाइल जो है ये यहाँ से पुश नहीं है। तो इस तरह आप जो टेम्परेरी लाइब्रेरीज या सपोर्टिंग फाइल्स जो होती है उनको आप अपनी रेपोजिटरीज में रख सकते हैं बिना उस रिमोट रेपोजिटरी में पुश करे हुए। तो यहाँ पे अगर हम डॉट गिट इग्नोर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे उन फाइलों के नाम दिखेंगे जो हमने वहाँ पे ऐड करे हैं, ठीक है। तो डॉट गिट इग्नोर आई गेस यहाँ पे खत्म हो गया, काफी टाइम ले गया। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस। ओके, सो ब्रांचेस
इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ब्रांचेस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से खाली कर देते हैं। ओके, और इसके लिए मुझे चाहिए होगी डेस्कटॉप में एक इमेज है, क्योंकि मैं कोशिश की आप लोग को। ओके, होल्ड ऑन सेकेंड, ढूंढनी पड़ेगी मुझे क्योंकि दिस वन इज पेंट। तो ये जो इमेज है मेरे पास, ओके बहुत बड़ी होगी, 200 इज बिग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट आई से, ये जो इमेज है ये थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिली, आई गेस ये काफी अप्रोप्रिएट इमेज है, जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ब्रांचेस, हम लोग ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्रांचेस क्या होता है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि बगल में कोई इमेज है, और मानते हैं कि ये मेरा फाइल थी। ओके, सो मेरी फाइल एक स्मूथ तरीके से ऐसे ऐसे करके जा रही थी। ठीक है, ये मेरी फाइल का स्मूथ तरीका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल बनाई। ओके, यहाँ फाइल बनाई, यहाँ पे उसको कमिट करा, देन यहाँ कमिट करा। ये फाइल का मेरा कह सकते हैं फ्लो है। यहाँ कमिट करा, यहाँ कमिट करा, यहाँ कमिट करा, ऐसे करते कमिट करते गए, यहाँ मेरा फाइल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में कई लोग काम कर रहे हैं, तो लेट्स से 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 नहीं, लेट्स से इस बार 3 ही लोग काम कर रहे हैं, 5 बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस पर्सन ने यहाँ चेंज करा, ठीक है, और इस पर्सन ने यहाँ जो कमिट किया उसने इसको कमिट किया था, यहाँ वाला जो चेंज किया था उसको कमिट करे थे, और इस पर्सन ने जैसे पीछे वाला जो कमिट किया था वो किया था। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो उसने चेंजेस करे, ठीक है, जैसे ये 3 है, 2 है एंड देन 1 है। तो जो पर्सन 3 ने यहाँ आके रियलाइज करा इस जगह आके कि नहीं, जो उसने यहाँ पे 3 में चेंजेस करे उसमें कुछ चेंजेस हटाने पड़ेंगे। तो वहां पे उसने क्या करा, उसको यहाँ पे जाके चेंजेस हटा दिए। अब क्या हुआ कि अभी तक तो चलो ठीक है, ठीक है, वहां पे जाके उसने चेंजेस कहीं हटा दिए, लेकिन लेट्स से आपने जो यहाँ काम किया था और पर्सन 2 ने जो यहाँ पे काम किया था वो उस पर डिपेंडेंट था। उसकी वजह से आपके जो यहाँ पे काम था, जो आपने चेंजेस करे थे उन पे असर पड़ गया, या जैसे वो डिपेंडेंट फाइल थी या वो डिपेंडेंट फंक्शन थे, जिसकी वजह से जो उसने वहां चेंज करके यहाँ सही कर दिए, लेकिन आपके फाइल में तो चेंज आ गया। अब आपको फिर से फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या, उसके जो उसने यहाँ पे नए चेंजेस, जो अपनी पुरानी गलती को सही करा उसके बेस में आप चेंजेस सही करेंगे कि नहीं। तो ऐसा करने से पूरी, कभी कभी एक चेंज करने से पूरी जितनी फाइल होती है कई चीजों पे चेंज जो होता है वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का काम आता है ब्रांचेस का। लेट्स दिखाते हैं आपको ऐसे। तो यहाँ पे जो हम लोग का मेन फ्लो है हमारी फाइल का, जैसे ये है जो हमने बताया था जहाँ पे हम लोग फ्लो करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ब्रांच, जो यहाँ पे आपको इस समय यहाँ दिख रही है, ये है मास्टर ब्रांच। और अगर आपको ध्यान से याद है तो हम लोग में जो यहाँ लिख के आ रहा था वो मास्टर लिख के आ रहा था, यानी इस समय हम लोग जहाँ वर्क करें वो मास्टर ब्रांच में वर्क कर रहे हैं। तो फुल चीज समझ में आ गया। तो ये जो हम लोग जब वर्क कर रहे थे तो मास्टर ब्रांच पे वर्क कर रहे थे। अब क्या हुआ कि लेट्स से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज था, और ये क्या, ठीक है, यहाँ पे कुछ था कि हमको एक नया फीचर, यहाँ मेरा काम खत्म हो गया, आगे हम वर्क करें, ठीक, मुझे कुछ वर्क करना था, ठीक है, मैंने वर्क करना था, जैसे बैकग्राउंड चेंज करने, बैकग्राउंड बहुत हो गया उसका, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना था। जैसे यहाँ के बाद मुझे अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना था, डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पे अगर वर्क करा और वहां जाके वो टेस्ट में फेल हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे फिर से वो कहते हैं हम तो आगे इस फ्लो में यहाँ पे उसको दिखा देंगे, बट जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे हिसाब से वर्क किया था वो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे डेटाबेस, अगर एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है और मैं चाहता हूँ डेटाबेस ऐड करूँ, तो मैं इस फाइल की यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना हुआ है इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी बन जाएगी, और फिर वहां से अपना वर्क कंटिन्यू करूंगा उस कॉपी में। तो इससे क्या होगा, जो मेन फ्लो है प्रोग्राम का वो नहीं चेंज होगा, यानी जो बाकी लोग वो अफेक्टेड नहीं है। एक कॉपी बना ली जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, जब वो पूरी तरह से बन गई, वो टेस्ट हो गई, सब
काम कर रही है, तब मैंने उसको वहां पर अपनी जो मेन फ्लो था वहां पे ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि जो वहां पे चीज ऐड हुई है वो बिना बाकी जितने प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे थे उनकी चीज को अफेक्ट करे हुई है। यानी जब तक मेरा टेस्ट नहीं हो जाता है एप्लीकेशन, तब तक वो ऐड नहीं हुई, यानी मेन फ्लो को डिस्टर्ब मैंने नहीं किया एप्लीकेशन का। तो वही काम जो यहाँ पे, यहाँ से एक मैंने एक्स्ट्रा कह सकते हैं उसकी इस जो मेन ट्री की ब्रांच निकाली है, इसी को ब्रांच बोलते हैं। तो अगर मैंने जैसे कि यहाँ तक वर्क कर रहा था इस जगह पे, और यहाँ से बाद मैंने डेटाबेस ऐड करना चालू किया, तो मैंने यहाँ पे उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना ली जो कि ये है। अब यहाँ पे एक अलग कमिट से स्टार्ट होंगे, अभी ऑफ कोर्स कॉपी बनाई, यहाँ पे उस डेटाबेस से रिलेटेड जो कमिट्स होंगे वो होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ कमिट, यहाँ कमिट, और जैसे ही मुझे लगा ठीक है ये मेरा काम यहाँ वर्क हो रहा है, यहाँ पे सेम पैरेलली कोई एक और पर्सन था, उसको ध्यान गया कि चलो अच्छा ठीक है, वो डेटाबेस पे कहता है यहाँ पे मान ली फ्रंट एंड पे वर्क कर रहा था, उसे फ्रंट एंड में कुछ चेंज करना था, तो इंस्टेड वो मेन प्रोजेक्ट को, मास्टर ब्रांच जो है मेन प्रोजेक्ट है, इसको चेंज करे, उसने क्या करा यहाँ से जहां तक उसका काम पिछले वाले काम हो गया था, यहाँ से उसने उसकी कॉपी बना ली और यहाँ पे उसने उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेन लाइन है हमारी, जो हमारी ये लाइन है, ये लाइन वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, कॉपी बनने जो कि टेस्टेड चीज है वही ही आ रही है। जब भी आप किसी एक बड़ी से प्रोजेक्ट में, जैसे मिलियंस और मिलियंस लाइन कोड है, आपको चेंजेस करने होते हैं, तो आप सीधे उस एप्लीकेशन में चेंज नहीं करते, आप उसकी कॉपी बनाते हैं, वहां से चेंजेस करते हैं, और जैसे वो चेंजेस पूरे हो जाएंगे तो वो चेंजेस आके आपकी मास्टर में हम लोग पेस्ट कर देंगे, या इसी वर्क को बोलते हैं जो पेस्ट है, इसको ही बोलते हैं मर्जिंग। यानी हम लोग अगर ओके टेक्स्ट ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मर्जिंग। ठीक, तो ये जो प्रोसेस मर्जिंग कहलाता है, यानी जो ब्रांचेस है उसको मेन ब्रांच में क्या कहते हैं, मर्ज करना, मर्जिंग कहलाता है। और इसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे, अपने सिस्टम में देखेंगे कैसे कवर होता है ये टॉपिक भी। ब्रांचेस जब एक हम लोग बना लेंगे उसके बाद उस ब्रांचेस को मर्ज करेंगे। तो यहाँ सिस्टम अगर समझ में आ गया कि आप प्रोजेक्ट बना रहे, आपने सब 3-4 लोगों में सबके पास अलग अलग ड्यूटी थी, तो सब लोगों ने जहां से जैसे इस पिछले वाले कंप्लीट हो गया, तो वहां पे उसने उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे उसने कॉपी बनाई, यहाँ कॉपी बनाई, जिसका जैसा कंप्लीट हो जा रहा है वो मेन में पुश करते जा रहा है। तो ये जो मास्टर है वो कुछ और नहीं, वो ब्रांच का नाम है कि इस समय आप करेंटली किस ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं। यानी इस समय मैं मास्टर ब्रांच पे वर्क कर रहा हूँ, यानी जितने चेंजेस करो मेन में, यानी अगर देखा जाए तो इसको रिट्रीव करने जितने भी इसमें चेंजेस होंगे मेन फाइल में चेंज होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, मेन फाइल मास्टर मेन होती है, बट जनरली इसको हम लोग बाई डिफॉल्ट मेन स्ट्रीम ही मानते हैं। तो ये ट्री की तरह दिखता है, इसीलिए स्ट्रक्चर ट्री की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग जो एडिशनल होती है ये ट्रंक की तरह है इसके, मास्टर ब्रांच, और जो साथ में है ये ब्रांचेस की तरह कहते हैं जो एक पेड़ में निकले होते हैं। सो आई गेस इतना समझ में आ गया, अभी हम लोग इसको करेंगे तो और समझ में आएगा। तो क्या होता है, सॉरी, अभी हम लोग का एप्लीकेशन, सॉरी होल्ड ऑन, अपना रिकॉर्ड फोल्डर खोल लेते हैं, या ओके गुड। सो यहाँ पे देखें तो अभी हम लोग का जो ब्रांच है वो मास्टर है। सबसे पहले लेट्स से हम लोग को एक कॉपी बनानी है, ठीक है, तो हम लोग को लेट्स से हम लोग को कुछ फाइल और ऐड करनी है। तो अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो वो चेंजेस मास्टर में दिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से लेसे हम डेटाबेस का ही जो एग्जांपल उसी को लेते हैं, हम डेटा बेस का कुछ कोड है कॉपी करना चाहते हैं। ये हमारी मेन फाइल है, यहाँ पे हमारा बड़ा सा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब मेरा काम यहाँ पे, पिछला काम खत्म हो चुका, अब मेरा काम है इस प्रोजेक्ट को डेटाबेस से जोड़ना। तो अगर मैं यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ कोई, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो मेन में चेंज होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या काम है, एक नई ब्रांच बनानी है, यहाँ यानी यहाँ तक का जितना काम हुआ इसकी कॉपी बन जाए, और फिर मैं उस कॉपी में वर्क करूंगा। तो ये कुछ ऐसे होगा कि लेट्स सी, तो ऐसा होगा कि सबसे पहले अब काम करते हैं हम लोग गिट का वो कमांड देखते हैं जिससे ब्रांच बनती है। तो गिट ब्रांच, गिट ब्रांच नहीं होता, ब्रांच बनाने का जो कमांड होता है वो गिट होता है चेकआउट। ओके, गिट चेकआउट डैश बी, ये जो कमांड होता है वो ब्रांच आपका बनाएगा और उसमें स्विच कर जाएगा, यानी आप मास्टर ब्रांच बनाएंगे और उसमें पहुंच जाएंगे। तो ब्रांच का नाम लेट्स से देते हैं डेटा, जैसे डीबी, ठीक है, डीबी फॉर डेटाबेस।
और अगर हम लोग बनाते हैं तो देखो ध्यान क्या हुआ, स्विच टू न्यू ब्रांच, उसने नई ब्रांच बनाई डीबी नाम से और उसमें स्विच कर दिया, तभी यहाँ से हम लोग के मास्टर से नाम क्या हो गया, डीबी हो गया। यानी हम लोग यहाँ तक हम लोग का सारा काम हो गया था। अब हम लोग का यहाँ पर इस समय हम लोग ये डीबी ब्रांच में आ गए। ठीक है, यहाँ पे लोग इसमें डीबी ब्रांच में, अब जितने हम लोग चेंजेस करेंगे वो इसी ब्रांच में होंगे। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। ओके, नई फाइल ऐसी बना लेते हैं राइट क्लिक करके। ओके, न्यू टेक्स्ट फाइल। ओके, सो लेट्स से डेटाबेस फाइल। ओके, डेटाबेस फाइल जो है वो कुछ ऐसी है, हमने यहाँ पे लिखा, तो मैंने यहाँ पे अपना जो ब्रांच थी वो बना ली, ब्रांच में पहुंच गया। अब यहाँ पे देखता हूँ जो मैं डेटाबेस का जो कोड होगा वो लिखा लेगा सम डेटाबेस कोड है। उनकी स्पेलिंग गलत है जो कि शर्म की बात है। ओके, सब डेटाबेस कोड मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ रैंडम कोड्स थे। ठीक, ढेर सारी लाइंस ऑफ कोड लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो गिट स्टेटस अगर देखा जाए तो यस, गिट इसको ट्रैक कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि अभी भी हम लोग ब्रांच में वर्क कर रहे हैं, डेटाबेस की ब्रांच। तो यानी जो चेंज कमिट्स होंगे सारे डेटाबेस ब्रांच में होंगे गिट, लेकिन यहाँ के जो कमांड्स रहेंगे वो सारे यही ही रहेंगे। एक बार इसको करके देखते हैं, गिट ऐड गिट कमिट डैश एम डेटाबेस। ओके, डेटाबेस फाइल एडेड लेट्स से। ओके, अब यहाँ पे गिट स्टेटस नथिंग होगा। ठीक, तो अगर अभी ध्यान दे तो हम लोग डेटाबेस नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, और एक फाइल बना ली, डेटाबेस नाम में स्विच कर गए। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर लेट्स से एट सर्टेन पॉइंट हमको देखना हो कि हम बस और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें मैं भी जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, कई चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, तो कई कई ब्रांचेस मैंने खोल रख सकती हूँ उसमें, बना रख सकती हूँ। तो उसके लिए देखने के लिए जो कमांड होता है गिट ब्रांच। ये कमांड आपको बताता है कि इस समय उस प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिव ब्रांचेस हैं। अगर देखें तो यहाँ पे इस समय सिर्फ दो ही दिखा रहा है, एक डीबी ब्रांच दिखा रहा है और एक मास्टर ब्रांच दिखा रहा है, और डीबी के साथ स्टार है, यानी जो इस समय आपकी करंट ब्रांच है जिसपे आप एक्टिव है वो है डीबी, इसलिए उसमें डीबी में स्टार है। तो अगर आप मान लीजिए एट सर्टेन पॉइंट आप मास्टर ब्रांच में जाना चाहें, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए अगेन जो पिछला कमांड हम लोगों ने यूज किया था, पैरो का अगर यूज करते हैं तो ये यूज किया था गिट चेकआउट डैश बी। ये कमांड जो होता है ये चेकआउट उस ब्रांच में जाने के लिए होता है, बट अगर आपके पास वो ब्रांच नहीं बनी थी और आप डैश बी का यूज करते हैं और उस ब्रांच का नाम देते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी वो ब्रांच बनी हो तो जस्ट गिट चेकआउट और उस ब्रांच का नाम। तो अभी हम डेटाबेस में है, डेटाबेस में ऑलरेडी है और मुझे मास्टर ब्रांच में जाना है, तो गिट चेकआउट मास्टर हम ये करेंगे तो स्विच टू मास्टर ब्रांच देखेंगे हम लोग यहाँ पे डेटाबेस से ब्रांच मास्टर हो गई है। ठीक है, अब लेट्स से वापस हम लोग एक बार डीबी ब्रांच में आते हैं, उसके लिए गिट चेकआउट ch आउट डीबी। ओके, तो डीबी ब्रांच में आ गया, इस समय यहाँ पे गिट स्टेटस नथिंग। ओके, हमारी फाइल थी डेटाबेस फाइल, लेट्स में इसमें कुछ उड़ाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिलीटेड सम कोड। कोड डिलीट करें, इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो यहाँ चेंजेस करें तो गिट स्टेटस क्या आया, फाइल हैज बीन मॉडिफाइड, लेकिन अभी हम लोग इसको कमिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग फिर से चेकआउट करेंगे, बट इस बार मास्टर ब्रांच में, और यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटस है। मास्टर में भी गिट फाइल जो है मॉडिफाइड हुई, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, योर लोकल चेंजेस टू स्विच द फाइल फॉलोइंग हैज बीन ओवररिटन बाय चेकआउट। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने जब स्विच करने की कोशिश की तो गिट ने हमको बता दिया कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ फाइल मॉडिफाई है, पहले उसको कमिट करो देन स्विच होगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ध्यान दें कि हम लोग ने यहाँ पे स्विच मास्टर करा, एरर आई और फिर भी हम लोग की ब्रांच स्विच नहीं हुई। तो यानी अगर हम लोग को अनकमिटेड चीज जो है अगर वो रख के हम लोग दूसरी ब्रांच में स्विच करते हैं तो नहीं होगा, हम लोग को उसको स्विच उसको मतलब कमिट करना पड़ेगा। तो यानी जब भी हम लोग उसी ब्रांच में है हम लोग बिना उससे कमिट करे दूसरी ब्रांच में जब नहीं कर सकते, तो गिट ऐड डैश ए गिट कमिट डैश एम चेंजेस, लेट्स से चेंजेस नाम दे दें,
ओके, फाइल चेंज कर, अब हम लोग गिट चेकआउट मास्टर करते हैं तो अब हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी पेंडिंग चीज नहीं बची। सो इस तरह हम लोग एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पुश करने की। ठीक है, ओके, हम लोग पहले चेकआउट करते हैं डीबी ब्रांच में। लेट्स से हम लोग चाहते हैं कि इस ब्रांच का डेटा, अभी तक हम लोग जो पुश करने के लिए कमांड यूज कर रहे थे वो था गिट पुश डैश यू ओरिजिन, आई गेस अब चीजें ओरिजिन, सॉरी, ओरिजिन एंड मास्टर, आई गेस अब थोड़ी चीजें समझ में आ रही है कि इस कमांड का पूरा मतलब क्या है। गेट ऑफ गिट कमांड के लिए पुश जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिमोट रिपोजिटरी पुश करने के लिए, डैश यू तो हमारी जितनी कहते हैं अपडेटेड चीजें होती हैं, ओरिजिन जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी का नाम था जो हमने बताया था कि रिमोट डैश वी का यूज करके करते हैं, और मास्टर उस ब्रांच का, तो यानी मास्टर ब्रांच में जो रिमोट रिपोजिटरी में जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी पुश करने के लिए। तो अगर लेट्स से कि मुझे डेटाबेस की डीबी वाले जो मास्टर इसके डेटा सारा पुश करना है, तो वहां पे क्या सीन होगा। तो अगर मैं यहाँ से मास्टर पुश करूंगा, देखिएगा क्या होता है। सो गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर, एवरीथिंग इज अप टू डेट इन द मास्टर ब्रांच, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि हमने, अगर आप देखें, सॉरी, इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ओके, हाँ, अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे दिखाएगा कि एक ही ब्रांच है, जबकि हम लोग के पास में दो ब्रांच है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो अपडेट कर रहे हैं वो मास्टर ब्रांच की इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो डीबी ब्रांच में अपडेट करा है वो चेंज हो जाए। तो अगर हम देखें, ओके, यहाँ पे पुश करते हैं हम लोग, इसकी जगह क्या चेंज करना होगा, बस ब्रांच का नाम, यानी इस ब्रांच पे जो डेटा है। तो पुश डैश यू ओरिजिन डीबी, यानी डीबी डेटाबेस में जितना कुछ होगा सब कुछ अपडेट होगा, यानी हमने यहाँ पे एक डेटाबेस की फाइल ऐड करी थी उसको चेंज करा है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर अब रिफ्रेश करें, ऑफ कोर्स हमें जो डेटाबेस नाम से जो ऐड करा था वैसी कोई फाइल नहीं आई, क्योंकि अगर आप एक, आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप ढूंढ के दिखाइए क्यों जो हम लोग ने यहाँ पर ये डेटाबेस फाइल ऐड करी थी वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है। आपको 10 सेकंड है, ढूंढ के दिखाइए। अब पता नहीं 10 सेकंड हुए कि नहीं, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा। तो हम लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई अपडेट, क्योंकि इस समय जो हम लोग की ब्रांच दिखा रहा है वो यहाँ पे मास्टर ब्रांच दिखा रहा है। हालांकि ब्रांच अगर ध्यान दे तो ब्रांच अपडेट हो गई, अपने पास दो ब्रांचेस है। अगर हम क्लिक करते हैं इसमें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है एक और डीबी ब्रांच है, और इसमें एक्टिव ब्रांच हमारी डीबी है, मतलब इसमें डीबी वर्क कर रहे थे लास्ट टाइम हमने अपडेट करा। और ब्रांच को अगर हम लोग यहाँ से चेंज करके डीबी कर देते हैं तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे वो डेटाबेस फाइल आ गई, यानी जो डीबी ब्रांच पे इंफॉर्मेशन थी, ऑफ कोर्स पिछली जो फाइल थी वो उसने दिखाई, ये दोनों, क्योंकि हमने बताया था जहां पे हमने ब्रांच में यहाँ फाइल बनाई, यहाँ बनाया था, तो यहाँ से इससे पहले जितना था उसकी कॉपी मेरे पास इस ब्रांच में है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कमिट करा वो डेटाबेस फाइल ऐड करी, तो वो साथ में है। तो डेटाबेस और डीबी ब्रांच में डेटाबेस फाइल है और उसके पहले की दोनों फाइल है, जबकि मास्टर ब्रांच में सिर्फ यही दोनों फाइलें जो कि यहाँ तक थी, क्योंकि इसको अभी हमने इसमें मर्ज नहीं किया, मेन स्ट्रीम फाइल में हमारे पास उसको अभी हमने नहीं डाला, उसमें अभी अभी अपडेट हो रहे हैं जैसे। तो यहाँ पे आपको शायद ब्रांच का मतलब समझ में आ गया, और इस तरह कई ब्रांचेस आप बना सकते हैं एक साथ, कई चीज़ों वर्क कर सकते हैं बिना अपनी मेन फाइल को छेड़े हुए, बिना मेन फाइल में चेंजेस करे आप कई सारी साइड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जब तक वो टेस्ट ना हो जाए, ऐसा करके। जैसे एक दो ब्रांच और बनाते हैं। नहीं, हम लोग इसमें डीबी पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो होगा क्या, तो ब्रांच की ब्रांच बन जाएगी एक करके, जैसे यहाँ पे ब्रांच की ब्रांच आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग को जैसे कि जैसे यहाँ पे ब्रांच बनानी है, ये वाली ब्रांच, तो पहले हम लोग की ध्यान देना ये किसकी ब्रांच है, ये मास्टर की है। तो अगर हम लोग करेंटली अभी अपने यहाँ पे डीबी ब्रांच में है, तो अगर हम यहाँ पे ब्रांच बनाते हैं तो कुछ ब्रांच ऐसे बनेगी, यानी ब्रांच की ब्रांच, यानी जैसे ये बनी हुई है तो ये, तो वो हम नहीं चाहेंगे ब्रांच की ब्रांच अभी बने। आप चाहे तो आपका जैसे कि आपने डेटाबेस ही बना
का जो फाइल है वो बड़ी है, तो आप ब्रांच की ब्रांच भी बना सकते हैं। जैसे डेटाबेस में आपने कनेक्शन का एक ब्रांच बना दी, देन वैसे स्कीमा की एक ब्रांच बना दी, ऐसे करके आप ब्रांच बना सकते हैं, नेस्टेड ब्रांच। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले अगर हम मास्टर की एक और ब्रांच बनाना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग को इसमें डीबी की जगह मास्टर ब्रांच में होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए मास्टर ब्रांच में जाने के लिए क्या करेंगे, गिट चेकआउट मास्टर। हम लोग मास्टर ब्रांच में आ गए। अब हम लोग यहाँ पे नई ब्रांच बनानी है तो लेट्स से गिट चेकआउट डैश बी ब्रांच बना के उसमें जाने के लिए, और ब्रांच का नाम देते हैं डैश ब्रांच। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच को हम लोग अभी डिलीट करेंगे। ठीक है, सो ट्रैश ब्रांच बनाई है। ट्रैश ब्रांच में भी हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ऐड करते हैं। जस्ट ये रिपीटिशन है, ट्रैश फाइल। ओके, इसको ओपन करते हैं, ट्रैश डेटा। ओके, ट्रैश डेटा है ये, इसको हमने सेव कर दिया, सेव, क्लोज। ओके, तो अगर हम यहाँ पे गेट स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ट्रैश फाइल एडेड। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कमिट कर देते हैं। एक बार फिर से कोशिश, ट्रैश ब्रांच में है इस समय, हम लोग इसमें गेट स्टेटस देखते हैं तो हमको दिखेगा नई फाइल को ऐड कर लिया। इसको कमिट करते हैं, कमिट डैश एम, और लेते हैं ट्रैश डेटा। इसको कंप्लीट कर लिया। अब क्लियर करते हैं। अब से हम लोग को कहते हैं यहाँ पे गिट ब्रांच चेक करते हैं, तो इससे मेरे पास कई ब्रांचें होंगी। तीन ब्रांचेस है, डीबी मास्टर एंड ट्रैश ब्रांच। तो हम लोग को लेट्स से कोई ब्रांच डिलीट करनी है। ठीक है, मर्ज करने का भी देखते हैं। चलिए ठीक है, तो हाँ, ट्रैश ब्रांच मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये ब्रांच हम लोग अल्टीमेटली डिलीट करते हैं। और तो डिलीट के लिए जैसे हम लोग ब्रांच बनाने के लिए डैश बी यूज करते हैं, गिट चेकआउट डैश बी, उसी तरह हम लोग डिलीट करने के लिए यूज करते हैं गिट ब्रांच डैश डी और ब्रांच का नाम। सिंपली यहाँ पे एरर आनी चाहिए। मैं भी मुझे डाउट है कि एरर आएगी कि नहीं। एरर आनी चाहिए क्योंकि इस समय हम लोग एक्टिव ब्रांच में है। एरर ट्रैश ब्रांच, सॉरी नाम गलत हो गया, कैन नॉट डिलीट ट्रैश ब्रांच एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस समय हम लोग एक्टिव ब्रांच भी ट्रैश ब्रांच है, जिस डाली में बैठे उस डाली को नहीं काट सकते, गिट का ये मानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ब्रांच स्विच करनी पड़े। तो गिट चेकआउट, किसी भी ब्रांच में हम जा सकते हैं, जैसे मास्टर ब्रांच में जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग उस ब्रांच को डिलीट करें, नॉट फुल्ली मर्ज्ड, ओके, हाँ, तो इस समय ये एरर दिखा रहा है कि इस ब्रांच को हमने बनाया तो इसके अंदर का जो डेटा है, यहाँ पे ऑफकोर्स हमने एक ट्रैश डेटा नाम से फाइल बनाई है, वो डिलीट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ पे ये जो नया बनाया है, ये इसमें मर्ज नहीं किया। यानी अगर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो इसमें जो चेंजेस ये सब करे हैं वो मेन फाइल में नहीं आएंगे। तो ये एज अ वार्निंग दिखा रहा है ये। तो अगर आपको डिलीट करना है तो साथ में सजेशन भी दे रहा है, अगर आपको डिलीट करना है तो कैपिटल डी का यूज करिए। यानी जो चेंजेस कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, डिलीट करो। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें चेंजेस से मतलब नहीं है क्योंकि हमने ट्रैश डेटा ऐड करा, हम लोग मर्ज करेंगे। तो यहाँ कैपिटल डी से अगर करते हैं तो ये ब्रांच डिलीट हो गई। ठीक है, यहाँ ब्रांच यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हम अगर देखें गिट ब्रांच कमांड, यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांच दिखेगी, डीबी। हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट काम जो है हम लोग का, यहाँ पे ब्रांचेस का आई गेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होगी, वो आएगा नेक्स्ट हम लोग का मर्जिंग द ब्रांच। तो डीबी मान लीजिए हम लोग का डेटाबेस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब चाहते हैं कि ये जो हम लोग का मेन ये डेटाबेस जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये मेन फाइल में या मेन एप्लीकेशन में चला जाए तो वहां पे हम लोग इसको मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के लिए जो हमारे पास काम यूज होता, जो मर्ज करने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज होता है वो है गिट मर्ज और उस ब्रांच का नाम, गिट मर्ज एंड ब्रांच का नाम जो हमारे पास है वो डीबी करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ दिख जाता है और थोड़ा डेटाबेस जो वन फाइल चेंज है 3 सेशन, वो तुम्हारा आपका क्या कहते हैं अपडेट हो गया है। तो अगर अब हम यहाँ से गिट पुश करते हैं अपनी ब्रांच को, ओके आई गेस मैंने, हाँ, तो अब डेटाबेस अब डेटा जो है वो पुश हो जाएगा क्योंकि इस समय मैंने जितने भी चेंजेस करे हैं मास्टर ब्रांच में वो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। देखते हैं सी,
सिस्टम एक्टिव ब्रांच मास्टर है और यहाँ पे डेटाबेस फाइल आ गई है, क्योंकि जो डेटाबेस फाइल को था वो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मास्टर ब्रांच से मर्ज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे अब चूंकि हम लोग ने मर्ज कर दिया है तो डेटाबेस वाली ब्रांच का काम नहीं है, तो इस समय हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए अगेन डिलीट गिट ब्रांच डैश ई, धन स्मॉल है। उस समय जब आपने मर्ज कर दिया, हम लोग इस समय चेक करके देखते हैं क्या अगर स्मॉल डी से समय डेटाबेस वाली ब्रांच डिलीट हो सकती है। उस समय कैश डेटा वाली ब्रांच नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने उसके अंदर के डेटा को मर्ज नहीं किया था, लेकिन यहाँ डेटाबेस का जो डेटा था वो उन्होंने मेज में मर्ज कर दिया। तो हम लोग क्या स्मॉल डी वाले एट्रीब्यूट से इसको कर सकते हैं, एंटर करते हैं और ब्रांच एक बार में डिलीट हो गई है। ऑफकोर्स हमने मर्ज कर दिया है। इस समय हम लोग देखिए कौन सी ब्रांच है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हम लोग का टैक्स। ओके, कि टैक्स क्या क्या होते हैं। तो टैक्स अगर देखा जाए तो जैसे बुक टैक्स होते हैं। बुक में आपने देखा होगा बुक में टैक्स लगे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। काइंड ऑफ बुक मार्क्स होते हैं, बट टैक्स थोड़े डिफरेंट। टैक्स जो बुक्स में होते हैं वो एज अ चैप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो कि ये चैप्टर है, देन नेक्स्ट ये चैप्टर है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही फेमस बुक मार्क्स लगे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में, जो डेथ कहाँ कहाँ हुई है, काफी सारी डेथ हुई हैं। सो इस तरह करके बुक्स में कोई अच्छी सी इमेज दिख तो नहीं रही वैसे, बट इवन इफ आई हैव टू टेल यू बुक में टैक्स, सॉरी, तो टैक्स जनरली ऐसे लगते हैं। ये बुक्स के अलग अलग पार्ट को दिखाते हैं। उसी तरह जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें वो ऐसे अलग अलग वर्जन होता है, वो उसको दिखाता है। तो जैसे मेरा जो अभी तक समय मास्टर प्लान में जितनी फाइलें इस समय मेरी बनी हुई है यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट इसकी वर्जन 1 बन चुका है, तो मुझे यहाँ पे उसको नाम देना होगा कि यहाँ पे एक वर्जन बन गया। कमिट अंडर बुक मार्क तरह हो सकता है कि बुक मार्क्स जो होते हैं वो कमिट है, और जो टैग्स होते हैं वो आप समझ सकते हैं बुक उसकी तरह है, वर्जन की तरह। तो देखने के लिए मैंने जैसे बहुत सारे वो करे, बहुत सारे ब्रांचेस बनाई, बहुत सारे कहते फाइल्स बनाई, और मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे लगा, या हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर की ठीक है वर्जन 1 कंप्लीट हो गया, तो वहां पे बताने के लिए कि ये वर्जन 1 है ताकि रिवर्ट बैक करना तो आसान रहे। तो वहां पे लोग टैग देंगे, उसका कमांड होता है गिट टैग, और जो वर्जन आपको जैसे वर्जन 1.0.0 बन जाएगा। इसके बाद उसकी कमिट आईडी देनी पड़ती है। कमिट आईडी अगर आप लोग को ध्यान हो, हम लोगों ने कमांड यूज किया था गिट लॉग की मदद से जो था, आपको क्या कहते हैं उसमें कई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उनमें से एक कमिट आईडी, जैसे गिट लॉग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये गिट लॉग में अगर आप देखें तो ये जितने हम लोगों ने अभी तक कमांड गिट के कमिट्स करे सबकी इन्फॉर्मेशन, तो ये जो है ये कमिट आईडी है। और ध्यान देना कि यहाँ पे खत्म नहीं होता, अगर आप एंटर दबाएंगे तो आप और पीछे कमांड्स में जा सकते हैं। इससे अगर आपको किसी एट सर्टेन पॉइंट एग्जिट करना हो गिट लॉग से, तो आप क्यू दबाएंगे तो वहां से एग्जिट कर जाएंगे। नहीं तो आप एंड तक जितने सारे कमिट्स हैं एंटर करते जाएंगे, और वो आपको लॉग जब तक वो खत्म लॉग बुक खत्म नहीं हो जाएगी वो दिखाता चला जाएगा। तो क्यू दबाएंगे, क्यू जो कीबोर्ड में लेटर है उसका दबाएंगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये जो हम लोग के पास है ये हम लोग की कमिट आईडी है। और अगर आपको ध्यान था कि हम लोग ने एक बार क्या कहते हैं वहां पे एरर आई थी पुश करते समय, वो इसी के लिए आई थी क्योंकि जब हम लोग ने वहां पे फाइल को डिलीट कर दिया था, तो ये हेड जो पॉइंटर के बारे में मैंने आपको बताया था वो यही है। ये पॉइंटर वो है जो कि आपके करंट जो कमिट्स होते हैं वहां पे कहते हैं पॉइंट कर रहा होता है। ये एक पॉइंटर की तरह है। इस समय ये मास्टर ब्रांच में इस कमिट आईडी पर करा होता है। जब हम लोगों ने फाइल को उड़ाया था उसको पिछले वीडियो में, वहां पे इसको ऐड करने की कोशिश करी थी, पुश करने की कोशिश करी, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हेड हम लोग का वहां से हट चुका था, एक अननोन जगह पे था, ठीक है। तो अब हम लोग को जैसे कि मैं वर्जन देना है तो हम लोग को उसको कमिट देना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया था, तो ये कमिट आईडी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग उसको कॉपी करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी नहीं यूज होगा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट होगा, या आप राइट क्लिक करके भी सॉरी कॉपी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग इसको यहाँ तक कि जितने भी चेंजेस हुए उसको हम लोग वर्जन बन देते। तो गिट टैग 1.0.0 शिफ्ट पर इंसर्ट दबा के हमने कमिट आईडी दे दी।
तो यहाँ पे टैग आ गया है। अगर हम गिट लॉग देखें तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में दिखा देगा कि यहाँ पे टैग इसका ये है साथ में। अगेन एग्जिट करने के लिए मैं क्यों दबाता हूँ, तो टैग का फायदा क्या हुआ, लेट्स से अगर मैं इस चेंजेस करता हूँ अपनी फाइल में, यहाँ पे जैसे समथिंग फाइल में यहाँ डेटाबेस में चेंज करा, ओके यहाँ डाला एडिट सम वल्नरेबल कोड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड, इसके बाद जो अगला वर्जन बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ वल्नरेबल कोड आ गए। अब प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, गेट स्टेटस देखते हैं कि गेट ऐड डैश ए, हमेशा की तरह गेट कमिट डैश एम, स्मॉल एम रहेगा, वल्नरेबल कोड एडिट, ओके वल्नरेबल कोड एडिट। तो क्लियर। अभी हम लोग गिट लॉग देखे तो ध्यान देगा, हेड इस समय मेरा यहाँ पर है, ठीक है, जो नया लेटेस्ट कमिट था वल्नरेबल कोड वाला, टैग मेरा यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पे तो मेरी ब्रांचेस भी थी, उनके भी नाम उसने दे रखे हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, अब क्या हुआ, वल्नरेबल कोड डालने के बाद मेरा कोड जो है वो काम करना बंद कर दिया, मेरा एप्लीकेशन सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्जन 1.0.0 है इस पे वापस स्विच करे, सारे कोड रिवर्ट बैक वहीं हो जाए। तो उसके लिए जो कमांड यूज होगा वो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है रीसेट, कि किसी भी वर्जन पे जाने के लिए पीछे क्या यूज होता है, रीसेट होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट रीसेट एंड, चाहे तो पहले पुश करके देख सकते हैं, एक काम करते हैं पहले इस गिट को पुश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को पहले पुश करी अपने रिमोट रिपोजिटरी में, ओके। तो यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी में भी देख लेते हैं, यहाँ टैग्स ओपन है, ये हम लोग की रिपोजिटरी थी, रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो कुछ वल्नरेबल कोड डाले, वो यहाँ पर आ गए, ये सब वल्नरेबल कोड्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ अब इसको रीसेट कर दो, तो गिट हमने चेंजेस करे थे, वल्नरेबल कोड डाले थे, उनको हम नहीं चाहते उससे वहाँ उस वर्जन पिछला वर्जन था वहाँ पे स्विच करना चाहते हैं। तो हमने के लिए कमांड यूज किया गिट रीसेट डैश डैश हार्ड, और फिर उस टैग को, टैग जो है हमारे पास 1.0.0 था, अगर हम इसको रीसेट करते तो हेड इज रीसेट नाउ, ये कमिट आईडी है और ये पूरी कमिट आईडी नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉग देखें गिट लॉग, ध्यान देंगे तो जो हम लोग लास्ट चेंजेस करे थे वल्नरेबल कोड एडिट, वहां से हट के हेड हमारा उसके पीछे वाला जहां पे अपने टैग दिया था वहां पर आ गया। तो अब हुआ क्या, हुआ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करेंगे तो ध्यान दे वल्नरेबल कोड यहाँ से चला गया, क्योंकि जो हमने वल्नरेबल कोड है हम लोग पिछले वर्जन पे स्विच कर दे। सेम चीज ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी बड़े उस पे वर्क करती है और उसका जैसे लेट्स से विस्टा एक्सपी चल रही थी, उसके बाद उसने विस्टा पे विस्टा बनाई, विस्टा उन लोगों को अच्छी नहीं ली, वापस वो एक्सपी में स्विच करना चाहती थी, तो जस्ट उसने जो पिछला टैग था वहां पे स्विच कर गए, और जो एक्सपी के बाद जितना कोड लिखा गया था सारा हट गया अपने आप, बिना पर्सनली उसको एक एक करके ढूंढे हुए। तो यहाँ से कोड काफी मेंटेन रहता है। और सेम अगर हम लोग इसको भी पुश करें, गिट पुश अपनी रिमोट रिपोजिटरी में, तो वहां पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपकी, ओके सॉरी व्हाट हैपेंड, गिट अपडेट फेल्ड टू अपडेट, ओके ओके, ये फेल्ड टू अपडेट सम रेफरेंसेस नॉन फास्ट फॉरवर्ड, आई गेस यहाँ पे हार्ड पुश करना पड़ता है, आई फॉरगेट कि हार्ड पुश कैसे करते हैं। लेट्स सी, सर्च करते हैं ऑफकोर्स हार्ड पुश, ओके। हार्ड पुश की यहाँ पे जरूरत है, अपडेटेड ईयर बिकॉज द टिप ऑफ द करंट ब्रांच इज बिहाइंड, ओके।
जैसे कुछ ऐड करने के बाद अगर देखिए, वैसे तो यहाँ पे हार्ड पुश करना है मुझे, एक्सटर्नली हार्ड पुश देखना पड़ेगा। यहाँ पे लेते सम न्यू लाइंस यहाँ पे होना चाहिए। हेड का थोड़ा मुझे भी कम क्लियर है, तो वहाँ पे आते, होल्ड ऑन अ सेकेंड। अब देखते हैं कि पुश करके आई होप हो जाना चाहिए। नो स्टिल एरर, फोर्स पुश करके देखते हैं। चलिए, फोर्स पुश तो हो रहा है। आई गेस यहाँ पे थोड़े वल्नरेबल चेंजेस आ सकते हैं। लेट्स रिफ्रेश दिस। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग की वल्नरेबल लाइंस थी वो चली गई। समटाइम्स दिस हैपेंस कि आप लोग को आपको फोर्सफुली पुश करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को, जो कि मैंने यहाँ पे किया, फोर्सफुली पुश करा, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शन था। इसके बारे में मैं भी एक्सटर्नल रीडिंग करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग गिट का जो मेजर पार्ट था, रीसेट करना टैग वगैरह, वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आई गेस मेरे हिसाब से जितना गिट में इससे ज़्यादा की ज़रूरत एक बिगिनर लेवल पे नहीं पड़ेगी किसी को, कंडीशन लेवल पे। तो ये जो हम लोग गिट का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ से जितना पार्ट आता है वो हम लोग का आता है गिटहब का, और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट भी आएंगे। इसमें गिटहब पेजेस है और लास्ट में मंथली आपके पास चैलेंज भी है। ओके, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, इरेज नहीं हो सकता, नई फाइल ऐड करते हैं। तो ठीक, तो क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास ये है, एक प्रोजेक्ट है, अगेन ड्राइंग, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ इस पे कई लोग काम करें, ठीक है, ये ऐसा करके कई लोग हैं, तो कई लोग काम करें, तो उनको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक्सेस देना जो है वो एज अ कंट्रीब्यूटर वर्क करे, यही कंट्रीब्यूशन आएगा। और गिटहब इसीलिए गिट और गिटहब इसीलिए ताकि मैक्सिमम कई कंट्रीब्यूटर्स वर्क एक ही प्रोजेक्ट में कर सके। अब कहने में तो वैसे थोड़ा मुश्किल है कि 5 लोग एक ही प्रोजेक्ट में कैसे वर्क कर सकते हैं, यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम आता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपसे वीएस कोड के बारे में बताया था, यहाँ गए तो वीएस कोड, ये मेरे पास एक डेटा है इनसाइड डाइस नाम से। यहाँ पे आपके बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स। अगर ये पेज लोड हो जाए जल्दी से तो आपको बताते हैं कैसे। तो किसी भी उसमें कंट्रीब्यूटर ऐड करने के लिए आपको गिटहब में जाना होगा। ओके, ये मेरी रिपोजिटरी, जिस रिपोजिटरी को आप कंट्रीब्यूटर ऐड करना चाहे वहां पे आपको यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट जो बार होगा, लेफ्ट बार में आपको यहाँ पे दिखेगा मैनेज एक्सेस का बटन। आप यहाँ मैनेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, एंड जैसे ओके, ओके, तो यहाँ जैसा पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज एक्सेस। क्वेश्चन है पूछा, यू हैवंट एडेड एनी टीम और पीपल येट। तो अगर आप यहाँ पे इनवाइट टीम्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इनवाइट टीम्स और पीपल टू गिट एंड गिटहब। ये रिपोजिटरी थी, इसमें वर्क करने के लिए इनविटेशन भेज सकते हैं हम कोर्स। तो जैसे कि मैंने यूजर नेम लिखा, ये मेरे क्लासमेट है संदीप, उसका कहते यूजर नेम है। इसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको इनविटेशन भेजता हूँ, यहाँ पे पूछ सकते हैं किस चीज के लिए, चूंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल है तो यहाँ पे ये पूछेगा, बाकी कई उसमें नहीं पूछेगा। आप चाहे तो यहाँ पे चूज करके रीड करने के लिए या किसी भी राइट करने के लिए, किसी एडमिन के लिए किसी के भी एक्सेस देके ऐड कोड करके जो उसकी उसका यूजर नेम है क्लिक करेंगे तो उसको मेल पहुंच जाएगा उसकी मेल आईडी पर। और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा, फिर उसका नाम यहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूटर आपकी रिपोजिटरी में वो वर्क करेगा। यहाँ पे जहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ मेरा नाम है इस समय, वहाँ पे और कंट्रीब्यूटर्स दिखाएगा। तो इस तरह आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। आई गेस ये भी लोड नहीं हुआ, आई थिंक इट्स लोडिंग। ओके, लोड हो गया। तो कंट्रीब्यूटर से लेके एक बहुत अच्छा रिलेटेड डेटा है
डेटा ये है कि आपको मैंने सबसे पहले जिस पे वर्क करा था वीएस कोड में, उसमें दिखाया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, और वो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, और उस पे सबसे ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट, टोटल 19,100 लोग जो है उस प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 19,100 लोग उस एक अकेले प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। इसे अगर रिपोजिटरी देखना चाहे वीएस कोड, उसकी रिपोजिटरी भी दिख सकती है। ये वीएस कोड की रिपोजिटरी है, इसका जो सोर्स कोड है कंप्लीटली आपके सामने है। यानी आप वीएस कोड जो एप्लीकेशन था, बहुत फेमस एप्लीकेशन है ये, readme.md जो फाइल है, मार्कडाउन फाइल इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो जो आपको स्पेशल वो कुछ ऐसा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है इसको ओन करती है, बट ये ओपन सोर्स है इसीलिए ये फ्री में अवेलेबल है। और टोटल इसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स देख सकते हैं, अभी करेंटली इतने कंट्रीब्यूटर्स है, मैक्सिमम उसमें 19,000 कंट्रीब्यूटर्स थे एक टाइम पर। ब्रांचेस 404 ब्रांचेस अभी वहाँ पे एक्टिव है, हम लोगों ने अभी 2-3 ब्रांचेस बनाई थी, इतने कमिट्स हो चुके हैं। मैनी रिलीजेस जो हम लोगों ने वहाँ पे टैग्स लगाए थे वो रिलीजेस थे। तो ये देख सकते हैं, ये सारे जो हमने 1.0.0 बनाया था वो टैग था। ये सारे जो इसके टैग्स थे देख सकते हैं, यहाँ पे 0.0.1 आया था, देन यहाँ पे 41 या 42 हो गया। ऑफकोर्स वहाँ फीचर्स ऐड करे गए, तो ये जो आपको वर्जन बताया था सिंटेक्स, वो फॉर्मेट आई गेस आप समझ में आ रहा होगा कैसे ये वर्क कर रहा है। 40 का यहाँ पे 0.1 आया, देन 2 आया, देन अगेन वो एक मेजर अपडेट आया, थोड़ा सा माइनर अपडेट आया, तो इसलिए 41 हो गया। ये हम लोग के टैक्स थे जो हम लोगों ने वहाँ पे लगाए थे। तो यहाँ जा सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आपको लगता है कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जो कि आपका ओपन सोर्स हैं, और आप चाहे तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। यहाँ फेसबुक का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट नेटिव वो भी है, गूगल का जो फ्रेमवर्क है एंड्रॉयड का, फ्लटर वो भी है, टेंसरफ्लो, सब करके बहुत सारे ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, हम लोग ने कंट्रीब्यूशन की बात कर ली, वहां जाके आप कई लोग एक ही सिंगल प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। देन आता है क्लोनिंग अ रेपोजिटरी। ओके, सो जैसे कि आपके पास लोकल, जैसे यहाँ पे रिमोट रेपोजिटरी में है, और आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी आपके पास बन जाए, तो उसको क्लोन करने के लिए, जैसे मेरे इसे मैं अपने अकाउंट में स्विच करता हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा डेटा नहीं है। ओके, सो लेट्स से मेरे पास मुझे अपनी ये फाइल थी जिसको कहते हैं क्लोन करना, तो ठीक है ये एक रेपोजिटरी है, बट ये मेरे उस पर भी वर्क नहीं। इसमें 4 कंट्रीब्यूटर आप देखें तो ये हम लोग ने एक प्रोजेक्ट के उसमें बनाया था। टोटल यहाँ पे 4 कंट्रीब्यूटर हैं, 4 लोगों ने इसी तरह कंट्रीब्यूटर 4 लोगों ने मिल के इस प्रोजेक्ट को बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, तो इस तरह से आप कई कंट्रीब्यूटर्स ऐड कर सकते हैं। तो अब चाहता हूँ कि ये मेरे भी लोकल सिस्टम में नहीं है, और चाहता हूँ कि मैं ये लोकल सिस्टम पे आए, तो वहां पे काम आता है क्लोनिंग का, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और वो आपको राइट साइड में दिखेगा, यहाँ पे क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। आप चाहे तो इसको जिप फाइल की तरह डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे जितना कोड है सारा आपका हो जाएगा। या आप अगर गिट के थ्रू करना चाहे तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें या ऐसे करके कॉपी कर लीजिए। और अगर आप गिट के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे इसको क्लोन करना है, तो क्लियर फर्स्ट, और तो जैसे मैं इसमें पीछे फोल्डर, इसमें गिट डेमो नाम के फोल्डर में यहाँ पे सिर्फ एक फोल्डर है और एक फाइल है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोन करूँ, तो कमांड गिट क्लोन, और जो मैंने एड्रेस वहां से कॉपी किया उसको लिख के अगर मैं एंटर करता हूँ, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो मेरे उसमें पूरा क्लोन हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक करके ये प्रोजेक्ट पूरा क्लोन हो रहा है। क्लोन इज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं आप, डाउनलोड हो रहा है जैसा वहां पे है वहां पे। अगर आप इसके कंट्रीब्यूटर हैं तो आप इस पे कहते हैं इसी तरह क्लोन करके फिर इस पे पुल या पुश कर सकते हैं। पुल और पुश का हम लोग ने पिछले उसमें वीडियो देखा था। सो वेट अ सेकंड, जब तक ये क्लोन हो रहा है तब तक हम लोग गिटहब पेजेस की बात कर लेते हैं। तो गिटहब पेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। गिटहब पेजेस जो होता है हम लोग का, वो कह सकते हैं एक तरह डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। हम लोग अपने चाहे तो फ्री में अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो
तो आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको गिटहब पेजेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसका पूरा वीडियो है, वहां देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होता है। तो अगर ऐसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं कि वो डिप्लॉय हो, तो उसके लिए आपको फिर एक रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। ऑफकोर्स जो डिप्लॉयमेंट होगा वो चूंकि वेब पे हो रहा है तो एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, तो ऑफकोर्स उसके पास HTML जावास्क्रिप्ट की जो HTML जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होनी चाहिए। जो एक मेन फाइल होगी index.html नाम से फाइल, वो उसी फाइल को रेंडर करेगा, उसके बेस पे ही वो एप्लीकेशन को दिखाएगा, उसी को ही वो अपनी रूट फाइल मानेगा। तो इसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, एक नई रिपोजिटरी बनानी होगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैसे गिटहब पेजेस बनते हैं वो होता है रिपोजिटरी का नाम। तो यही आपको तो अगर आपको रिपोजिटरी बनानी है और मतलब गिटहब पेजेस बनाए, तो आपको उसका नाम कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। आपका जो यूजर नेम है, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये उसका यूजर नेम है, देन डॉट, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा github.io। ओके, ये आप अगर कर देंगे, इसके बाद आप उस साइट्स पे जाएंगे। जब इस पे करके आप क्रिएट रिपोजिटरी कर देंगे, ऑफकोर्स मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा, रिपोजिटरी करेंगे तो अगेन आपको फाइल पुश करनी पड़ेगी। आप चाहे तो रीडमी समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो आपके वेब पेज या वेबसाइट का जो कोड होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरा पुश कर देंगे या यहाँ पे सेव कर देंगे। तो वो index.html जो फाइल होगी उसको वो रेंडर करेगा, और उसके बाद आपके पूरे उस रेपोजिटरी को एज अ वेब एप्लीकेशन दिखाएगा। यानी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो this one, तो ये मेरी उस रेपोजिटरी का नाम है, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल है। ठीक है, इस फाइल को जो गिटहब है वो रेंडर करेगा और एज एन एप्लीकेशन वो दिखाएगा, और ये साथ में उसकी जो सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह वगैरह जो है। और जो इसका एड्रेस रहेगा वो रहेगा जो आपने रेपोजिटरी का नाम दिया, ये उसका एड्रेस, वेब एप्लीकेशन का एड्रेस रहेगा www.fana.github.io.com, जहाँ पे ये जो नाम है वो आपका गिटहब यूजर नेम है। ऐसा करने पे आपको जो है आपका खुद का वेब पेज मिल जाएगा। ऑफकोर्स मैं नहीं दिखाना चाहूंगा अभी, ये एक इनकम्प्लीट फाइल है, जब बन जाऊंगा तो ऑफकोर्स इसको शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो इस नाम से अगर आप रेपोजिटरी बनाते हैं, वहां पे HTML और CSS फाइल्स वगैरह या एप्लीकेशन फाइल रखते हैं, तो इसी एड्रेस पर, ये जो एड्रेस है, इसी वेब HTML एड्रेस पर आपकी खुद की वेबसाइट एक तरह से डिप्लॉयड रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग का गिटहब पेजेस का फ्री डिप्लॉयमेंट वाला काम है वो भी खत्म होता है। आपको हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी अपनी एक एक वेबसाइट इस तरह डिप्लॉय करिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्लोनिंग कंप्लीट हो गई है। अगर हम लोग इसको वेब पेज में देखें तो स्टार्ट डॉट, ये GUI में ओपन हो तो ये देखें, तो यहाँ पे देखेंगे तो वो जो ब्लॉग था हम लोग का, हम लोग ने वहां पे करा था क्लोन, वो उसकी सारी फाइल्स रिलेटेड यहाँ पर आ गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी फाइल्स आ गई हैं। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे पुल कर सकते हैं, जैसे अब जैसे जैसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो आप पुल का कमांड का यूज करेंगे। सॉरी नॉट जाना पड़ेगा ओके। तो इस समय तो यहाँ पे अगर जैसे ही वहाँ पे कोई चेंजेस आप चाहते हैं अप टू डेट रहे, आप गिट पुल का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सब अपडेटेड है तो ऑलरेडी अपडेटेड लिख के आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस अभी नहीं हुए हैं। आई गेस यहाँ पे गिट और गिटहब का जो मेजर डिस्कशन था, जो कि एज अ प्रोग्रामर आप मेनली चीज़ों से डील करेंगे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है चैलेंज का। लेकिन चैलेंज से पहले ये एडवाइस देंगे कि आप जो प्रोग्राम बनाते हैं कंटिन्यूअसली गिट और गिटहब पे उसको होस्ट करते रहे उस कोड को, ताकि आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन सके और आप ये कमांड्स जनरली ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ये जितने कमांड्स है, जितनी सब चीजें हैं, सब प्रैक्टिस की बात है। देन लास्ट चीज जो है वो चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जैसे आपको बताया कि गिटहब पेजेस के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को
होस्ट कर सकते हैं। उस तरह हम लोग भी चाहते हैं कि जो कोडिंग क्लब की एक वेबसाइट हो उसको होस्ट किया जाए, बट उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट की अच्छी सी स्क्रिप्ट हम लोग के पास होनी चाहिए। तो फ्री टाइम अगर है आप लोग के पास, जो कि आई गेस अभी होगा थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में आप लोग उस एप्लीकेशन को, उस वेब पेज को बनाएं, एज अ डमी कंटेंट डाल सकते हैं, जिसका लेआउट जिसका सबसे अच्छा लगेगा, या कई लोग मिलके बनाना चाहे, ऑफ कोर्स यहाँ कंट्रीब्यूशन का भी सिस्टम है गिटहब में, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं। सो अगर एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन की टीम एप्लीकेशन को या वेब पेज को बनाती है और वो अच्छी लगती है, तो उसके नाम के थ्रू ही हम लोग उसको गिटहब पेजेस के थ्रू होस्ट करेंगे अपनी कोडिंग क्लब की वेबसाइट। ऑफ कोर्स उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तो बाकी बात है कि रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप बना सकते हैं, आपको टाइम है, आप यूटिलाइज करिए, नॉलेज गैदर करिए और यहाँ पे उसको होस्ट करिए। सो आई गेस इतना काफ़ी है। हम लोग यहाँ पर अपना गिट और गिटहब का सेशन खत्म करते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं। आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और गिट और गिटहब अब किस लिए यूज होता है, कैसा होता है, आई थिंक अब शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप you enjoyed, and I will wait for feedbacks also. Thank you very much.